हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा नाम जानते हैं आप लोग, आशुतोष विश्वकर्मा है। और मैं आप लोगों को पिछले 2 वीडियो में केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा रहा हूँ। ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। और हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। और इसके ठीक पिछले वाले लेक्चर में अर्थात दूसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें कि योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया है, और वियोजन अभिक्रिया जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं उसको भी पढ़ लिया है। आ जाइए हम तीसरे प्रकार के अभिक्रिया को पढ़ते हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ होता है विस्थापन अभिक्रिया में। तो विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में जब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में उदाहरण में देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई तत्व X है और एक दूसरा तत्व चाहे यौगिक है कोई भी Y और Z है। ये X है, ये Y और Z है। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये X क्या करेगा, इसको हटाकर, इस Y को हटाकर इसका स्थान ये ले लेगा। जैसे हम देखिए क्या होगा, जब x y की जगह पे x y को हटाकर इसका स्थान ले लेगा तो हो जाएगा xz, और ये y क्या निकल कर बाहर हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे x है और x y कोई यौगिक है। x अभिक्रिया इस यौगिक से करने के बाद क्या कर रहा है, y को हटाकर इसके स्थान पे x स्थापित हो जा रहा है और इसको विस्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x y को विस्थापित कर दे रहा है, अर्थात यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। एक उदाहरण स्वरूप अन्य देखिए, जैसे Zn हो गया जिंक, ये कॉपर सल्फेट CuSO4 से अभिक्रिया कर कॉपर को क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा। तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, और विस्थापित कर कर ये खुद सल्फेट के साथ जुड़कर जिंक सल्फेट बना रहा है। में ये समझने का प्रयास करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें 2 परमाणु या 2 परमाणुओं के समूह, जैसे कि आयन हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं या फिर यौगिक भी हो सकते हैं, इनमें उपस्थित जो परमाणु होते हैं एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। मतलब कि एक जो होगा दूसरे वाले का स्थान ले लेगा और दूसरा वाला पहले के स्थान पे हो जाएगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप समझते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं कोई पहला अभिकारक या परमाणुओं का समूह जो हो गया वो AB हो गया। क्या हो गया, AB। और दूसरा वाला हो गया हमारा Y और Z। तो इसमें क्या होगा कि जैसे A है और Y है तो A Y के स्थान पे चला जाएगा और Y A के स्थान पे चला जाएगा। जैसे YB, देख रहे हैं ना, B के साथ पहले A था लेकिन ये Y क्या हो जा रहा है, A वाले के स्थान पे आ जा रहा है, और ये A Y के स्थान पे जा रहा है तो हो जाएगा A और Z। देख रहे हैं ना, एक दूसरे का स्थान ये अदला बदली कर रहे हैं, मतलब कि स्थानों में एक दूसरे के साथ अदला बदली कर रहे हैं। मतलब कि ये एक दूसरे के स्थान पे चल रहा है, दूसरा वाला पहले के स्थान पर रहता है। और आइए एक हम मुख्य उदाहरण के स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट है कॉपर क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करता है, चाहे एक दूसरे के साथ ही जब ये अभिक्रिया करते हैं तो ये कॉपर क्या करेगा, इस सल्फेट से जुड़ जाएगा और ये सोडियम वाला क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन से जुड़ जाएगा तो 2NaCl बना लेगा। हम कह सकते हैं कि जो कॉपर पहले क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था उसके जगह पे सोडियम चला गया और कॉपर जो है सल्फेट से जाकर जुड़ रहा है, अर्थात ये एक दूसरे के साथ स्थान की अदला बदली कर रहे हैं। हम लोगों ने अभिक्रिया के जो प्रकार हैं वो अभी पढ़ा है, जैसे में कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया है। तो आइए हम एक अगले अभिक्रिया का हम कह सकते हैं प्रकार ही है, वो है अपचयन या
अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चाहे उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसे जिसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या कुछ होता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम समझते हैं क्या होता है कि ऑक्सीकरण अपचयन चाहे उपचयन अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही जो प्रक्रियाएं होती हैं एक साथ चलती हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कि ऑक्सीकरण और अपचयन या फिर उपचयन अपचयन एक साथ हो रहे हों, तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें देख रहे हैं कि हम दो शब्द बहुत बार आ रहे हैं, जब उसका मुख्य प्रकार हो सकते हैं चाहे कह सकते हैं, वो है ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसे हम उपचयन भी कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो हमारा जो पहला मुख्य बिंदु हो जाएगा इस ऑक्सीकरण और अपचयन के अंतर्गत, वो हो जाएगा ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन या ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो आइए हम पहले पॉइंट से समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात ये जो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, ये दोनों का संयोग हो रहा है, संयोग होने से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और संयोग होकर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात यह एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या फिर उपचयन अभिक्रिया है। जो दूसरा बिंदु होगा हमारा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जहाँ पे ऑक्सीजन का परित्याग होता है, चाहे ऑक्सीजन निष्कासित होती है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही विपरीत होता है, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ये क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग न होकर वियोजन होता है, अर्थात परित्याग होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, जब ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, कॉपर ऑक्साइड किसके साथ कर रहा है अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का परित्याग होगा, चाहे ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी तो ये कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और ये जो अलग हुई ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर H2O बना लेगी, जल। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कॉपर हमारा था ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, जो कॉपर हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था अर्थात कॉपर ऑक्साइड बनाया था, वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर तथा जल बना रहा है, H2O बना रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीकरण पढ़ लिया है और अपचयन पढ़ लिया है। तो दोनों का हमने अलग अलग रूप से अध्ययन किया। अब आइए हम उस हेडिंग जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया है अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, एक उदाहरण के स्वरूप समझे। परिभाषा की दृष्टि से ये हो सकता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहे हों, वह अभिक्रिया हमारी जो कहलाएगी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। जैसे में आइए देखते हैं एक उदाहरण के स्वरूप। उदाहरण जैसे में कि जिंक है, जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है। किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया के स्वरूप बनेगा ZnO बनेगा, जिंक ऑक्साइड, और कार्बन अलग हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं पहले जिंक क्या है, इकलौता है यहाँ पे सिंगल अवस्था में है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है कि नहीं, ये जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि वह अभिक्रिया जिसमें कि ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, वो उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हम इस प्रकार ये जो जिंक का हो रहा है ऑक्सीजन के साथ संयोग, यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण या उपचयन है। और यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है
अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या रहा है, कार्बन ऑक्सीजन को निर्मुक्त कर रहा है, तो ये अपचयन है। ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन। तो हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ लिया है सभी प्रकार, और अगली हेडिंग जो हम लोगों की होगी वो होगी संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। जब कोई धातु होती है तो स्टार्टिंग में क्या होती है, जब कोई धातु होती है प्रारंभ में देखते हैं तो वो बहुत ही चमकदार होती है। तो वह चमकदार धातु कभी कभी क्या होता है कि कट कर रहा, वीडियो में रोक दो, पूरा वीडियो क्लिक कर दो, फिर से शूट। तो हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए हैं, और ये हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उसमें का एक तय दे असत गया कब्बे का उंगली कैले हुआ। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है, और आगे हम पढ़ेंगे हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है, और हमारी जो अगली हेडिंग होगी संक्षारण होगी। तो आप लोगों ने कोई भी धातु जब आप नए लाते हैं, घर पे लाते हैं, जो कोई भी धातु देखते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में वो क्या होती है, बहुत ही चमकदार होती है, अर्थात वो शाइनी होती है। लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि उस पर जंग लगने लगता है, जिसे हम गांव में मुर्चा भी कहते हैं। तो जंग लगने लगता है, जिससे उसका रंग जो होता है, चमकने वाला जो रंग होता है वो धूसर होने लगता है, अर्थात लाल होने लगता है, लाल भूरे कलर का होने लगता है। तो किसी भी अम्ल या फिर क्षार हम कह सकते हैं, लवण या फिर आर्द्रता की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ या धातु संक्षारित होने लगती है, अर्थात जंग लगने लगती है, तो यह प्रक्रिया जो होती है संक्षारण कहलाती है। तो क्या कुछ होता है आइए देखते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है, और यह संक्षारित होने की प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। आपने लोहे को देखा ही होगा, कुछ समय हवा या नमी के संपर्क में रहते हैं तो उस पर जंग लगने लगता है, और जंग होने कारण वो लोहा क्या हो धीरे धीरे संक्षरित होने लगता है, अर्थात संक्षारित होने लगता है। तो यह हो गया हमारा जो प्रक्रिया है, जो पढ़ने का जो हेडिंग था वो हो गया संक्षारण। और अगली हेडिंग होती है हमारी विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है, आपने खाद्य पदार्थ से कोई भी भोज्य पदार्थ है उसको रखे रहते हैं तो लंबे समय के बाद वो दुर्गंध देने लगता है। तो किसी भी पदार्थ का कुछ समय उपरांत या कुछ समय के बाद विकृत गंध देना ही विकृत गंधिता कहलाती है, अर्थात अपचयित होने पर कोई भी तेलीय या वसीय पदार्थ जो होता है विकृत गंधित हो जाता है, और विकृत गंधित होने की यह प्रक्रिया जो होती है विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी खाने की वस्तुएं हैं, आप गर्मियों में क्या किसी भी मौसम में देखते हैं, कुछ समय के बाद वो क्या होते हैं, खट्टे हो जाते हैं और दुर्गंध देने लगते हैं, और ये जो दुर्गंध देने की प्रक्रिया होती है यही विकृत गंधिता कहलाती है। तो इसी मुख्य बिंदु और या फिर लास्ट पॉइंट के उपरांत हम लोग ये जो हमारा पाठ चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये समाप्त होता है। और ये इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो पहला पाठ था उसको समाप्त किया। अगर कुछ भी पॉइंट्स छूट जाए या फिर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न या फिर जो भी